Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So in this session, I will let you know the examination pattern or the paper pattern फॉर गेट स्पेसिफिकली लाइफ साइंसेज, यानी लाइफ साइंसेज में कौन कौन से सेक्शन रहते हैं, आपको क्या ऑप्ट करना रहता है. एंड नॉट ओनली दिस, आई विल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम दिस वीडियो ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर गेट लाइफ साइंसेज एग्जामिनेशन जो 2026 में होने वाला है. उसमें आपको क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इसी वीडियो सीरीज से स्टार्ट हो रहा है. सो डू वॉच टिल द एंड, एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब इट. नाउ Now let me take a moment to introduce my workshops and mini seminar series. यानी bio.com पे अलग अलग टॉपिक पे मैं वर्कशॉप अरेंज कराऊंगी. संडे सीरीज में अलग अलग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर टॉक अरेंज करवाऊंगी. सो यू कैन कमेंट मी अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जानना चाहते हैं. ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, क्योंकि जब हम पूरा डेडिकेटेडली एक टाइम निकालते हैं किसी टॉपिक के लिए, सो एज पर माई एक्सपर्टीज, एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं उसका पूरा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो भी रिसर्च कम्युनिटी में अगर वो रिसर्च का टॉपिक है या फिर अगर किसी एग्जाम का प्रिपरेशन है, तो मैं पूरा एक सम अप करके बहुत ही एक्सटेंसिव लेक्चर लूँगी. सो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं. एंड संडे सेमिनार सीरीज़ का जो टॉक होता है, इट इज़ ओनली फॉर 99. इस बार का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन. आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं. इट विल बी लाइक 100% फ्रूटफुल फॉर यू. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल. आप कम्युनिटी पोस्ट पे रेगुलर विजिट कीजिए, मैं वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करती हूँ. एंड ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम, यू कैन जॉइन माई इंस्टाग्राम, सो दैट यू विल गेट ऑल दी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा. एंड ऑल्सो वर्कशॉप एंड सेमिनार में मैं सारी ही रिकॉर्डिंग्स पर डे का डेली प्रोवाइड कर देती हूँ ऑन एन वेरी गुड क्वालिटी, HD क्वालिटी, ताकि अगर आप उस दिन अवेलेबल नहीं हैं, आप किसी चीज़ में बिजी हैं, तो आप नेक्स्ट डे उसे देख पाएँ. सो ये सारी चीज़ें और लेक्चर भी रोज़ के रोज़ प्रोवाइड होते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. In your GATE Life Sciences paper, you will have General Aptitude section, Chemistry section, and section Q2U. Q2U क्या है? Q is biochemistry, R is botany, S is microbiology, T is zoology and U is food technology. यानी कि आपको लगभग लगभग कितना मिलता है? ये सेक्शन तो मिलते ही हैं 5, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी. उसके अलावा जो कंपलसरी सेक्शन है, जैसे आप स्किप नहीं कर सकते, आपको करना ही होगा ऑप्ट, वो है जनरल एप्टीट्यूड एंड केमिस्ट्री. ये कॉमन होता है सभी गेट पेपर में एंड ये कंपलसरी सेक्शन होता है. और केमिस्ट्री में क्या क्या आता है? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है. और Q2U में से कोई भी 2 सब्जेक्ट हमें चूज़ करना होता है, यानी कि आप बायोकेमिस्ट्री बॉटनी चूज़ कर सकते हैं, बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी चूज़ कर सकते हैं, यानी एज़ पर योर कन्वीनियंस, एज़ पर योर जितना आपका कमांड है जिस सब्जेक्ट पे, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ 2 आउट ऑफ 5 लिस्टेड बिलो. कितने कितने मार्क्स के आते हैं? जनरल एप्टीट्यूड लगभग लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? 10 आता है और मार्क्स होते हैं 15. ये कितना आता है? 15 क्वेश्चंस आते हैं 25 मार्क्स के. ये 35 आता है, क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के. यानी आपको मेजर 2 इन सब में से 2 चूज़ करना है, जिसमें से आप 60 मार्क्स लेके आएंगे, यानी कि एक बहुत बड़ा है. 60% आपका मार्क्स यहीं से ही आ रहा है. और आपको 15% गेन करना है एप्टीट्यूड से, 25 केमिस्ट्री से. एंड सब में ही इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं लगभग लगभग. एंड मार्क्स भी यू कैन सी 30 मार्क्स के ये एक सब्जेक्ट को पूछता है. नाउ इसके आगे देखते हैं की पॉइंट्स क्या क्या हैं. सेक्शन पी, जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ कंपलसरी. और 2 सेक्शन ऑप्ट करना है, कोई भी Q और U में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं. ऑल क्वेश्चंस आर कंसेप्चुअल, एप्लीकेशन बेस्ड एंड एनालिटिकल होते हैं. एंड डिफ़िकल्टी क्या होता है? केमिस्ट्री सेक्शन जो है वो BSc लेवल का उसमें होता है डिफ़िकल्टी लेवल. एंड बाकी जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं Q2U में, वो ग्रेजुएट PG लेवल का लगभग लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चंस कैसे रहते हैं? 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं 30, और क्वेश्चन 1 मार्क के हैं तो टोटल मार्क्स 30 हो जाएगा. 2 मार्क्स से कितने क्वेश्चंस रहते हैं? लगभग लगभग 35 रहते हैं. तो 35 इंटू 2 70, यानी कि आपका टोटल पेपर होता है 100 मार्क्स का. नेगेटिव मार्किंग कितना होता है? 1 मार्क वाले क्वेश्चन में यू विल बी हैविंग नेगेटिव 0.33 एंड 2 मार्क्स में कितना नेगेटिव हो जाएगा? 0.66. तो इतने मार्क्स आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव मार्किंग में. यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी काफ़ी आपके लिए रिस्की हो सकता है इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चन इन विच यू आर जस्ट आप बस तुक्का लगा रहे हैं. नो नेगेटिव मार्किंग फॉर
ऐसे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप हैं या फिर मल्टीपल हमें सिलेक्ट करने होते हैं ऑप्शंस, उनके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप उसमें तुक्का लगा सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री 25 का होगा, और जो दो ऑप्शनल सेक्शन है मैंने बताया हर एक सेक्शन 30 का आता है, तो इसमें दो सेक्शन 30 इंटू 2 60, यानी 60 प्लस 25 प्लस 15 टोटल 100। तो आपको 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना होता है गेट का। नाउ आप देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सो दिस इज वन क्वेश्चन, द डेल्टा जी ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन इज -30 किलोजूल पर मोल, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। बायोकेमिस्ट्री में लहनिंजर से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, यानी क्वेश्चन में दिया है कि डेल्टा जी जो है बायोकेमिकल रिएक्शन का वो है -30 किलोजूल पर मोल। सो आप इस इंफॉर्मेशन से क्या इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं इस रिएक्शन के बारे में। It is at equilibrium, it will not proceed, it is spontaneous, it requires energy input. So out of all the option हम लोग को क्या क्या देखने मिल रहा है, -30 किलो जूल पर मोल। सो इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी नेगेटिव डेल्टा जी क्या दिखाता है, it indicates that the reaction is exergonic and proceeds spontaneously under standard condition. उसे अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, it will automatically proceed towards the product formation. So राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिडिलिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज मेनली एंश्योर्ड बाय हेलिकेज एक्टिविटी, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और आरएनए प्राइमर सिंथेसिस। सो आपको पता है कि जो भी हम अगर मान लो क्वेश्चन पेपर ही आप सॉल्व कर रहे हो, गेट का हो या किसी भी चीज़ का हो, श्योरिटी कब होती है, एक्यूरेसी आपकी कब इंक्रीज हो सकती है, व्हेन यू डबल चेक योर आंसर्स। आप जैसे आपने पिक कर लिया ए बी सी डी में से आपने पिक किया ये ऑप्शन, अगर आप उसको ट्वाइस थोड़ा सा रुक के चेक कर लेते हो, रीचेक कर लेते हो कि हाँ क्वेश्चन सही है, मैंने क्वेश्चन सही पढ़ा है, ऑप्शन सही देखा है, सही आंसर को मार्क किया है, देन एक्यूरेसी विल बी इंक्रीज्ड। लाइकवाइज डीएनए का जब सिंथेसिस होता है तो एक तरफ तो सिंथेसिस हो रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम में, तो कोई पीछे जाके एक बार चेक भी तो करे कि क्या सही न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो रहा है, जल्दी जल्दी सिंथेसिस के चक्कर में कोई मिसमैच तो नहीं हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, पीछे जाके देखना पड़ेगा। सो दिस इज नोन एज द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि एक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहलाता है डीएनए पॉलीमरेज का। एंड इसकी वजह से क्या होता है, इंश्योर करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं आया है। Now moving on to next question. Next question is, which molecule act as a coenzyme in oxidative decarboxylation reaction? कौन सा molecule coenzyme होता है oxidative decarboxylation reactions के लिए? कोएंजाइम में NAD, FAD, ऑल ऑफ दी अबव। सो इनमें से सारे ही एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम फॉर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी ऑल पार्टिसिपेट इन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी पायरुवेट को एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए इन सभी का यूज होता है। ये क्वेश्चन भी अगेन लहनिंजर के ही टेक्स्ट से बनाया गया है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक जो भी लाइंस हैं वो स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़िए, इधर उधर कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in a dihybrid cross involving two independently assorting gene, the expected phenotypic ratio in F2 generation is what? हमें पता है कि F2 generation यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, इट इज 9:3:3:1। एक डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहा है, हमने देखा था RRYY RRYY कैपिटल वाई, इनके बीच में हम क्रॉस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये, और क्या निकलेगा, एक ये निकलेगा, यानी रिंकल्ड येलो, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ये क्या बताता है, ये बताता है राउंड एंड येलो, ये क्या बताता है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इनके बीच के क्रॉस का रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1। सो आपको वो भी क्रॉस का हर एक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैचिंग के फॉर्म में भी आ सकता है इवन ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a mutation changes a codon from UAC to UAA. What type of mutation is this? यानी एक कोडॉन चेंज हो गया है किसमें, स्टॉप कोडॉन में। हमें पता है UAA इज अ स्टॉप कोडॉन। सो कभी भी स्टॉप कोडॉन में कन्वर्जन हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन को नॉनसेंस म्यूटेशन। दिस इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन बुक।
UAA is a stop codon conversion of UAC, that is tyrosine को convert कर रहा है stop codon में, which will leads to a premature termination, जो कि यानी कि जो growing polypeptide chain है, it will terminate the synthesis of further उसको extension elongate करना रोक देगा, and इसीलिए इसको बोला जाता है nonsense mutation because of incorporation of a stop codon. Now next question. During the G1 phase of the cell cycle, DNA replication occurs, chromosome condensation occurs, cell increase in size and synthesizes protein, nuclear envelope breaks down. So cell cycle से अलग अलग तरह के questions आते हैं, चाहे cell cycle के check points हो, check points is an important part, cell cycle के inhibitors हो, आपको पूरा cell cycle बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है. आप उसका एक टेबल चार्ट बना सकते हैं कि कौन से फेज में कौन सा इवेंट हो रहा है, कौन कौन से चेक पॉइंट्स होते हैं, वो किस फेज में एक्टिव होते हैं, एंड व्हाट आर द थिंग्स दे सिंथेसाइज, इनहिबिटर्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ों का आप चार्ट बना के रख सकते हैं. नाउ ड्यूरिंग द G1 फेज डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन भी नहीं होता है, ना ही ये होता है. द सेल स्टार्ट टू इंक्रीज इट्स मास, यानी जो भी उसके अंदर है सेल्यूलर मटेरियल उसको इंक्रीज करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, and G1 is therefore known as a growth phase with protein synthesis and organelle production prior to DNA replication is S phase. S phase में होता है replication यानी DNA का formation, तो उसके लिए जो जो चीज़ों की necessary requirement है वो सारा G1 phase में synthesize होता है, यानी cell prepare होता है कि उसे division करना है, उसे DNA replicate करवाना है. So this is the right answer. Now next question. Which process leads to genetic variation during meiosis? Sister chromatid cohesion, DNA replication, crossing over during prophase 1, mitotic spindle formation. So कौन सा प्रोसेस जो है वो जेनेटिक वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो इट इज नन अदर देन द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द प्रोफेज 1, यानी क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम विल इंट्रोड्यूस न्यू एलील कॉम्बिनेशन, एंड न्यू एलील कॉम्बिनेशन से इट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन इंक्रीज्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी. यानी जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो शफलिंग होता है जीन्स का, एंड इसीलिए हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में. So this is the right answer. Now quickly moving on to the next question. Which of the following best explains why phospholipid form bilayer in water? Bilayer क्यों बनाता है phospholipid? Hydrophobic interaction, hydrogen bonding, ionic bonding, covalent क्रॉस लिंकिंग. सो आपको पता है फॉस्फोलिपिड जहां भी होता है वो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस करता है, यानी कि ऑप्शन ए. तो आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है, लिपिड जहां पे भी आएगा इट विल हैव अ हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन. तो फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक, मतलब उसमें लिपोफिलिक एंड लिपोफोबिक दोनों ही एंड्स होते हैं. देयर हाइड्रोफोबिक टेल्स क्लस्टर टुगेदर टू अवॉइड वाटर फॉर्मिंग बाइलेयर. टेल क्या होता है? टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है. सो और हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है. सो इट विल फॉर्म अ बाइलेयर टू अवॉइड द वाटर contact. So this is the right answer. This is all for the day 1. I hope you liked it. Don't forget to subscribe the channel.